नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुटेक शेखर में। बच्चों, आज का जो विषय है, आज की जो जानकारी है वो महाराष्ट्र बोर्ड विषय विज्ञान वन और पाठ का नाम है ऊष्मा, जो कि पाठ क्रमांक है 5 और माध्यम है हिंदी के अंतर्गत हम बहुत सारे बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो बोर्ड में आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आज की जो सीरीज रहेगी, आज का जो जानकारी रहेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक से सुनिए, और अगर आपको न समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिए। एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप पहली बार आए होंगे मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं और शुरू करते हैं आज की नई जानकारी। तो बच्चों, आज की जो जानकारी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि आज हम विज्ञान वन में जो पाठ क्रमांक 5 है, विज्ञान वन का जो पाठ क्रमांक 5 है, जिसका नाम है ऊष्मा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हीट। इसके अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की श्रृंखला इस वीडियो में आपको दिखाई देगी, मिलेगी, और इन क्वेश्चंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और जो भी कुछ डाउट रहेगा उसको मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की सीरीज है, जिसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है जो है बहुपर्यायी प्रश्न। देखिए, जो बहुपर्यायी प्रश्न होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं MCQs। ठीक है, क्या कहते हैं, MCQs, यानी ये मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इसके अंतर्गत क्या पूछा जाता है, और ये बोर्ड में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, जो कि मैं पिछली बार आपको बताया था कि इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन के आपको 4 आंसर दिए गए होंगे। आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा आंसर प्रॉपर है। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अच्छी तरह से, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, डॉट 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 का उपयोग जल के असंगत व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, का उपयोग यानी जल के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे आंसर भी टिक कर दिया गया है, लेकिन पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है होप के उपकरण, दूसरा है, देखिए होप के उपकरण, दूसरा क्या है, थर्मस, थर्मस ग्लास, थर्मस फ्लास्क होना चाहिए बच्चों, ग्लास नहीं, थर्मस फ्लास्क। क्या होना चाहिए बच्चों, थर्मस फ्लास्क। यहाँ पे हम थर्मस फ्लास्क लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद जूल के उपकरण और फिर कैलोरी मापी। तो आपको 4 ऑप्शन कौन से दिए गए बच्चों, देखिए होप के उपकरण, थर्मस फ्लास्क, जूल के उपकरण और कैलोरी मापी, ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब इन 4 ऑप्शन में से प्रॉपर आंसर कौन सा है, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो बहुत आसान है बच्चों। अगर आप देखोगे तो जल के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आपने पढ़ा होगा होप के उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, होप के उपकरण का। तो जब भी बच्चों आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है तो यहाँ पे आपने प्रश्न क्रमांक 1 डाला। ठीक है, अब इसमें ABC क्या है, तो आपने लिखा ए। ठीक है, अब ए में क्या है, ए में आपने लिखा है होप के उपकरण। तो आपको ऐसे आंसर लिखने हैं। ठीक है, आपको ऐसे आंसर लिखने हैं, यानी पहला का जो ऑप्शन है वो ए है, और ए के अंतर्गत क्या लिखा है, होप के उपकरण। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, सिर्फ ए नंबर डाल के नहीं जाना है, आपको पूरी तरह से ये पूरा, यानी अगर ऑप्शन के साथ जो भी नंबर दिया है वो ऑप्शन पूरा ही लिखना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की सीरीज को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन शुरू करने के पहले बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप ऊष्मा चैप्टर का अध्ययन करते हो तो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में समझ लेना है, जिसका नाम है पानी का असंगत व्यवहार। क्योंकि अगर पानी का असंगत व्यवहार अगर आप समझ जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से दे पाओगे। अभी पानी का असंगत व्यवहार क्या है, थोड़ा इसको मैं समझा देता हूँ, फिर आगे के 2-3 क्वेश्चन जो है इसके आधार पे ही है, उसको मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। देखिए क्या कहा गया है,
अगर आप अच्छे से देखोगे पानी का जो असंगत व्यवहार रहता है, जैसे एनोनिमस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं, उसमें क्या दिया गया है बच्चों? अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो लिखा है सामान्यतः अगर कोई लिक्विड है बच्चों, यानी कोई द्रव है, लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव। अगर आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा बच्चों? द्रव किसमें बदलता है? अगर द्रव को गर्म करोगे तो बच्चों किसमें बदलेगा? ये गैस में बदलते जाता है। ठीक है, ये तो हमें मालूम ही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे वो क्या है कि जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो उनका प्रसरण होता है, यानी फैलते हैं। ठीक है, जब द्रव को, लिक्विड को गर्म करोगे तो प्रसरण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांसन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपांसन होता है, यानी उनका प्रसरण होता है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये तो सही बात है कि अगर आप जब द्रव को गर्म करोगे तो उनका प्रसरण ही होगा। ठीक है, तथा ठंडा करने पर, अगर ठंडा करोगे तो उनका संकुचन होगा। यानी कहने का मतलब अगर टेम्परेचर लो करोगे तो उनका क्या है? संकुचन। संकुचन मतलब क्या होगा? नजदीक आएंगे। ठीक है, प्रसरण मतलब फैलेंगे, दूर जाएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, किसी को भी गर्म करोगे तो उसका, यानी आपको ध्यान में रखना क्या है, नॉर्मल चीज क्या होती है, गर्म करने पे क्या होता है, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे। प्रसरण होता है ये गर्म करने पे, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। और ठंडा करने पे क्या होता है? संकुचन होता है। थोड़ा सा ये आप समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में। संकुचन मतलब क्या करने पे होता है? ठंडा करने। ये दो चीजें आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन एनोनिमस बिहेवियर ऑफ वाटर का मतलब, पानी का संगत व्यवहार का मतलब क्या होता है कि, परंतु यहाँ पे देखिए विशिष्ट तथा अपवादात्मक व्यवहार रह सकता है। लेकिन पानी के केस में कुछ अलग ही है बच्चों। 0 डिग्री, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने। अब समझो आपके पास कोई पानी है और उसका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ठीक है, अब उसको क्या कर रहे हो बच्चों? गर्म कर रहे हो। ठीक है, अब गर्म कहाँ तक करने पर? 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे, 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे आप इसको गर्म कर रहे हो। अब यहाँ पे आप कर क्या रहे हो बच्चों? यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, उसको उष्मा दे रहे हो। तो गर्म करने पे नॉर्मली होता क्या है, अभी हमने पढ़ा ना, गर्म करने पे नॉर्मली क्या होता है, गर्म करने पे कोई भी वस्तु को गर्म करोगे तो उसका प्रसरण होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पे, यानी आपका जो पानी है उसको आपने गर्म किया, कहाँ तक गर्म किया? 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। तो देखिए नॉर्मली तो होना चाहिए था प्रसरण, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? पानी का प्रसरण न होकर, देखिए यही है, संकुचन होने लगता है। यही थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? संकुचन होने लगता है, यानी पानी का जो आयतन रहेगा वो कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे संकुचन वर्ड को ध्यान देखिए। नॉर्मली होना चाहिए था प्रसरण, फैलना चाहिए था पानी को। ठीक है, उसका वॉल्यूम जो आयतन है बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो गया? उसका संकुचन होता है, यानी उल्टा हो रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? देखिए इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं पानी का असंगत व्यवहार। ठीक है, तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होने तक पानी का प्रसरण न होकर क्या होता है? संकुचन। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक बच्चों होता है संकुचन। लेकिन अगर उसको और गर्म करोगे तब देखिए, पर पानी का और एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों, यहीं पे 2-3 चीजें हैं। ये हो गया संकुचन, यानी यहाँ पे पानी का आयतन कम हो गया। पर अगर आप देखोगे घनत्व, जिसको बोलते हैं डेंसिटी, वो महत्तम होती है। ठीक है, वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। हम लोग क्या बोलेंगे? महत्तम होती है। ठीक है, महत्तम होती है। ठीक है, महत्तम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो डेंसिटी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसका जो आयतन रहेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे कम रहेगा। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरा दिमाग में रखिए। 2 चीजें ध्यान में रखना है, इसमें आपको आयतन ध्यान में रखना है। तो आयतन क्या होता है बच्चों? कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो घनत्व रहता है वो मैक्सिमम रहता है। ठीक है, यानी क्या रहता है? महत्तम रहता है। ठीक है, मैक्सिमम। अब आपको समझ में आ गया। चलिए, अब 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में वृद्धि करने पर, लेकिन जब अगर आप देखिए मैंने क्या बताया, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके आपने 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया तब ये संकुचन हुआ। लेकिन जब टेम्परेचर अगर और बढ़ा दोगे, समझो आप 8 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे, ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस, तब अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस समय क्या होता है? पानी का आयतन 4 डिग्री से अधिक तापमान में वृद्धि करने में पानी का आयतन बढ़ता जाता है। अब 4 डिग्री से बढ़ाओगे तापमान, ठीक है, तो क्या होगा? पानी का आयतन बढ़ता जाता है। मतलब जो भी गड़बड़ी है 0 से 4 के बीच में ही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पानी का असंगत व्यवहार। ये एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैंने आपको क्यों समझाया? क्योंकि नीचे बहुत सारे क्वेश्चन इसी के आधार पे है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये आंसर कैसे आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा स्पष्ट किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बर्फ पिघलते समय उसका आयतन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझदारी वाला क्वेश्चन है।
बर्फ पिघलते समय, अब बर्फ पिघलेगी कब बच्चों मुझे बताइए, बर्फ कब पिघलेगी बताइए। बर्फ का पिघलने का काम कब होता है, जब आप फ्रीज से बर्फ निकालते हो तो पिघलने लगती है। पिघलने का मतलब क्या है, बर्फ को मिल रही है गर्मी, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब मुझे बताइए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के बाद बर्फ का तापमान अंदर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप 0 डिग्री सेल्सियस जब वाली बर्फ बाहर निकालोगे तो तापमान क्या होगा, उसका बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि गर्म होने वाली है, ठीक है। गर्म होने का मतलब रूम का जो टेम्परेचर रहता है वहां से उसको ऊष्मा हीट मिलने वाली। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया, उसका आयतन क्या होगा, देखिए बढ़ता है, देखिए कम होता है, उतना ही रहता है, बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हुआ था, पानी का, यहाँ पे देखोगे प्रसरण न होकर क्या हुआ, संकुचन हुआ, ठीक है। प्रसरण न होकर क्या हुआ है, संकुचन हुआ है। देखिए यहाँ पे बताया था ना आपको, संकुचन हुआ, ये चीजें आपको ध्यान में रख लेना है। क्या हुआ, संकुचन हुआ। तो संकुचन होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो आयतन है बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रॉपर आंसर क्या रहेगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए बच्चों आपको फिर से पानी का जो असंगत व्यवहार है इसको अच्छे से समझिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो यहाँ पे होता है संकुचन, ठीक है। और संकुचन का मतलब होता है आयतन होगा उसका कम, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अगर ये समझ गए तो फिर आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसके बारे में मुझे जितना एक्सप्लेनेशन देना था बच्चों मैंने दे दिया। अब मैं आगे का क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ता हूँ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बच्चों, देख लेते हैं, पढ़ते हैं। देखिए डॉट 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 दिया है, यानी डैश डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। देखिए अभी तो पता है मैंने कौन से तापमान पे डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी होता है, तो कौन से तापमान पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, घनत्व मैक्सिमम होता है, तो बहुत आसान है, क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। इसके अलग ऑप्शन क्या है, 4 दिया है, 10 दिया है, 20 दिया है, 11 दिया है, लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है। प्रॉपर आंसर क्या है बच्चों, प्रॉपर आंसर आपका 4 डिग्री सेल्सियस है। तो जो डेंसिटी है किस पे मैक्सिमम होती है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस में। और आयतन कौन से तापमान पे सबसे कम होता है, तो वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही आयतन कम होता है। तो दो चीज ध्यान में रखिए, मैक्सिमम डेंसिटी और यानी घनत्व महत्तम और कम आयतन, ये दोनों का तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे ग्राफ में देख भी सकते हो, ये किताब की डायग्राम बच्चों, ये वाले डायग्राम में क्या समझते हो, यहाँ पे देखिए 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्या नजर आ रहा है, पानी का जो आयतन है सबसे कम है, लेकिन उसका जो घनत्व है सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पूछा गया है। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा जानकारी दे देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, देख यहाँ पे देख लीजिए, फटाफट मैं बताता हूँ आपको। बर्फ के पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, देखिए क्या दिया है, बर्फ के पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कैलोरी पर ग्राम होती है। अब इसका मतलब क्या समझिए, कैलोरी पर ग्राम, इसका मतलब क्या होता है, 1 ग्राम, 1 ग्राम जो बर्फ रहेगी अगर उसको पिघलाना रहेगा, पर ग्राम का मतलब 1 ग्राम, 1 ग्राम बर्फ जो है अगर उसको आपको पिघलाना है, ठीक है, तो कितनी ऊष्मा लगेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए, जैसे 900 दिया है, 50 दिया है, 40 दिया है, 80 दिया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों 80 है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर अगर आप क्या करोगे, 1 ग्राम बर्फ ले लोगे और उसको आपको क्या करना है, पिघलाना है, मेल्ट करना है, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम का मतलब 1 ग्राम के पीछे, तो 1 ग्राम के पीछे हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपको तो ध्यान में रखना है, इसके लिए कोई लॉजिक लगाना नहीं है, ये नंबर है तो आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, अगला क्वेश्चन कैसे है, देखिए अगले क्वेश्चन को स्क्रॉल करता हूँ। पांचवा क्वेश्चन एमसीक्यू, एमसीक्यू के अंतर्गत ये पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है, हवा में उपस्थित पानी के वाष्प की मात्रा का मापन। अच्छा देखिए, आपका जो सराउंडिंग एयर रहता है, ठीक है, सराउंडिंग एयर का क्या टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है क्या, जो आपका एटमोस्फियर होता है, वायुमंडलीय जो तापमान रहता है वो क्या हमेशा सेम रहता है क्या, समान रहता है, नहीं, कभी कभी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, कभी कभी क्या है, घटता है। ये सारी चीजें
होती रहती है। अभी ठंडी का मौसम है तो जो वायुमंडलीय तापमान रहेगा यानी टेम्परेचर जो रहेगा इस समय क्या रहता है, लो रहता है, कम रहता है। क्या रहता है, लो रहता है। अगर अब समर गर्मी का मौसम रहेगा तब गर्मी के मौसम में ये टेम्परेचर क्या रहता है, थोड़ा हाई रहता है। तो यानी वायुमंडलीय जो तापमान होते हैं या प्रेशर होते हैं ये हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं, हवा में उपस्थित पानी के वाष्प की मात्रा। अभी जो एयर है और उसके अंदर वाष्प कितना है, वाष्प को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर। क्या बोलते हैं, वेपर। वेपर का मापन यानी कितना वेपर है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए वेपर का मापन करने के लिए आपको पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा है, आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और औषांक। लेकिन प्रॉपर आंसर क्या है बच्चों, निरपेक्ष आर्द्रता। तो पानी जो हवा में उपस्थित पानी की वाष्प की मात्रा अगर मापन करना है तो आपका उपयोग किसका करना है, निरपेक्ष आर्द्रता का। ठीक है, इसमें औषांक भी ऑप्शन दिया है लेकिन आपका प्रॉपर आंसर जो है वो निरपेक्ष आर्द्रता ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह बच्चों। एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हमने किया खत्म। अब आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरह। जो नया क्वेश्चन है थोड़ा मैं इस स्क्रीन क्वेश्चन को मैं प्रॉपर पोजीशन पे लाता हूँ और फिर आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की क्वेश्चन है, असंगत शब्द पहचानो। ठीक है, अब क्या रहेगा, असंगत शब्द पहचानने का मतलब क्या है आपको बताना। जैसे यहाँ पे सीरीज दिया है, तापमान दिया है, संवहन दिया है, संचलन दिया है, विकिरण दिया है। अब इसमें कोई तो एक जो ऑप्शन जो है जैसे तापमान, संवहन, संचलन, विकिरण, इसमें से कोई एक ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसमें जो आंसर है तापमान है। ये क्यों आंसर तापमान ही क्यों है, तो देखिए पहले आपको मैं बता दूंगा कि जो उष्मा के संचलन, ठीक है, जो उष्मा का ट्रांसफर होता है कौन कौन से माध्यम से होता है। उष्मा का जो संचलन होता है या ट्रांसफर होता है वो तीन माध्यम से होता है, संवहन, संचलन और विकिरण। यानी उष्मा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए तीन माध्यम का उपयोग कर सकती है। तीन माध्यम कौन है, संवहन हो गया, संचलन हो गया या विकिरण हो गया। तो ये तीनों तो एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो तापमान है ये इनके ग्रुप में नहीं बैठता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, असंगत शब्द में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, जब क्वेश्चन का आंसर देते हो तो क्या लिखते हो, तापमान। ठीक है, परीक्षा में जब लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, तापमान। चलिए मैं आगे के भी क्वेश्चन को बताता हूँ। देखिए बच्चों, आगे का क्वेश्चन लेने के पहले एक बार फिर से आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि ऐसे ही साइंस के नोट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप मेरे वेबसाइट www.knowledgeguru देख लीजिए, नॉलेज गुरु, ठीक है, नॉलेज गुरु, यहाँ पे नॉलेज गुरु 83.com पे क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो और वहां पे आप साइंस के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, www.knowledgeguru83.com ये वेबसाइट पे जाके आप और भी साइंस के चैप्टर की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे देखिए जूल है, जूल के बाद क्या दिया है, अर्ग दिया है, कैलोरी दिया है, न्यूटन दिया है। तो बच्चों देखो इसका आंसर तो समझ में आ गया कि न्यूटन है, लेकिन न्यूटन ही क्यों है। देखिए जो जूल हुआ, अर्ग हुआ, कैलोरी, ये सब क्या है बच्चों, कार्य की इकाई है। किसकी इकाई है, कार्य। किसकी इकाई है बताइए, कार्य की। और ये जो न्यूटन है ये बल की इकाई है। किसकी इकाई है, बल की इकाई। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया है, असंगत शब्द बन गया। क्या हो गया है, असंगत शब्द बन गया। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया अच्छी तरह से। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, इस प्रकार क्वेश्चन है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिया गया कथन क्या है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कौन सा है, देख लेते हैं फटाफट, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए उषांक पर सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ठीक है, उषांक पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है बच्चों, 100% होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों ये सत्य है। क्या होता है, अगर देखिए उषांक पर सापेक्ष आर्द्रता का मान कितना रहता है बच्चों, 100 उषांक पर सापेक्ष आर्द्रता जो रहती है बच्चों 100% रहती है, या हम लोग क्या बोलते हैं 100% रहती है। ठीक है, समझ में आया, फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन को, देख लीजिए उषांक पर सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, ये क्वेश्चन का आंसर सत्य है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 किलो कैलोरी का जो मान होता है 4.18 यानी 4.18 जूल होता है।
तो बच्चों ये भी जो कथन है सत्य है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये किताब में दिया गया है, ये मान आपको याद रखना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या लिखना है, सत्य सत्य में दिया है तो आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। जब सापेक्ष आर्द्रता, देखिए यहाँ पे फिर से बात हो रही है, जब सापेक्ष आर्द्रता 60% से अधिक होती है, ठीक है, यानी कहने का मतलब जो सापेक्ष आर्द्रता रहेगी 60 से अधिक रहेगी, 60% से क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हवा गर्म होती है बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे जैसे सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है हवा में नमी मिलती है। ठीक है, हवा में क्या मिलती है, नमी। तो यहाँ पे जो गर्म लिखा है बच्चों, यहाँ पे गर्म लिखने की वजह से ये कथन हो जाएगा असत्य। अच्छा, ये सत्य कब होता, अगर यहाँ गर्म की जगह क्या लिख देता, नम होती, क्योंकि जैसे जैसे सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है यानी हवा में वाष्प की मात्रा अगर बढ़ेगी, ठीक है, वेपर की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, हवा नर्म होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे आंसर में दिया है गर्म, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 60% से अधिक होने के बाद भी गर्म बता रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रीड करता हूं मैं, फिर से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण होता है। बच्चों देखिए बर्फ, अगर बर्फ को फ्रिज से निकालोगे तो किस में बदलेगा, वो पानी में बदलेगा। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है, बर्फ को तापमान मिलने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है बाहर आने की वजह से। ठीक है, तो अभी क्या होता है, उस स्थिर तापमान को अब जिस तापमान पे यानी जिस टेम्परेचर पे क्रिया हो रही है, अब कौन सी क्रिया हो रही है, आपका जो बर्फ है वो किसमें बन रहा है, पानी में रूपांतरण हो रहा है, बर्फ का पानी। ये जो प्रक्रिया है जिस टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, उस तापमान को, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बट बच्चों इसका आंसर है असत्य। ये क्वथनांक नहीं होता है, ये द्रवणांक होता है। ठीक है, क्या होता है, द्रवणांक, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस तापमान पे बर्फ का पानी में रूपांतरण होता है वो क्वथनांक नहीं है। क्वथनांक जो होता है बच्चों उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्वथनांक जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग बोल सकते हो, बॉइलिंग बोल सकते हो आप, पॉइंट नहीं बॉइलिंग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, लेकिन ये लिक्विड के लिए होता है बच्चों। किसके लिए होता है, ये जो है ये किसके लिए हो सकता है, ये लिक्विड के लिए। बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होता है, लिक्विड के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर समझ में आया। 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का आयतन सबसे कम होता है। देखिए ये पानी के असंगत व्यवहार को जो मैंने स्पष्ट करके समझाया ना, उसी में सब आंसर छुपा है। सही बात है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का आयतन कम होता है, आयतन ना देखिए, लेकिन अगर ये घनत्व तो पूछता है, डेंसिटी होता है तो महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है, ऐसा लिखना पड़ता है आपको। तो आयतन कम और घनत्व ज्यादा, ये कौन सी डिग्री सेल्सियस की बात है, 4 डिग्री सेल्सियस की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है आ रहा है वो क्या है, परिभाषा लिखो। बहुत आसान परिभाषा मैं फटाफट पढ़ के समझा देता हूँ। जैसे पुनर्हिमायन क्या होता है बच्चों, देखिए पुनर्हिमायन का मतलब क्या है, अभी कोई बर्फ है, दाब के कारण बर्फ का पिघलना। अब कोई बर्फ का टुकड़ा है, आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे तो क्या होने लगेगा, प्रेशर लगाने से वो पिघलने लगता है। कोई वस्तु कब पिघलती है बच्चों, जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तापमान बढ़ेगा। लेकिन अगर वो दाब हटा लोगे तो फिर वापस से क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखने वाली बात है कि जो दाब लगाया आपने बर्फ पे, तो बर्फ पिघलने लगा, दाब हटाया तो पुनः बर्फ बन गया। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनर्हिमायन। बहुत ही आसान है परिभाषा, आपको याद करना है। और परिभाषा एग्जाम में जैसे टेक्स्ट बुक में दिया रहता है बच्चों, आपको वैसे ही लिखना रहता है, उसके शब्दों में ज्यादा फेरबदल न करें। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। उष्मांक क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ देखिए ह्यूमिडिटी जिसको बोला जाता है, उष्मांक का मतलब क्या है, देखिए एक विशेष तापमान की, एक विशेष तापमान की असंतृप्त हवा, अनसैचुरेटेड एयर जिसको बोलते हैं, को लेकर उसका तापमान कम करते गए। ठीक है, और तापमान कम होते समय जिस तापमान पर वह हवा वाष्प से संतृप्त हो जाती है, उस तापमान को हम क्या कहते हैं, उष्मांक कहते हैं। लॉजिकली बच्चों डेफिनेशन याद तो कर लोगे, लेकिन आपको समझ के भी लेना चाहिए। अभी यहाँ पे 2 वर्ड आया है, 2 वर्ड कौन कौन सा है देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है असंतृप्त हवा
और दूसरा क्या लिखा है, संतृप्त हवा। अभी असंतृप्त का मतलब क्या और संतृप्त का मतलब क्या, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। बच्चों समझो ये आपने एक ग्लास लिया है, आपने कोई एक पात्र ले लिया और उसके अंदर आपने पानी भरा है, ठीक है, पानी ऐसा भरा है। अब इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो। चलिए एक चम्मच नमक डाला, ऐसा मान लो, थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। एक चम्मच नमक डाला, घुल गया। 2 चम्मच, देखिए ये घुल क्यों रहा है, 1 चम्मच 2 चम्मच डालने पे नमक घुल जा रहा है, क्योंकि इस समय पानी जो है अभी असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, मतलब उसके पास कैपेसिटी है क्या करने के लिए, नमक को घोलने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करोगे, 2 3 4 5 ऐसे 6 चम्मच डाली। लेकिन हो सकता है कि जब 10वां चम्मच डालोगे बच्चों, 10वां चम्मच जो नमक रहेगा हो सकता है वह पानी में न घुले, पानी में न घुले। ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपने 1 गिलास नमक लिया है तो उसमें बहुत सारा, एक एक गिलास पानी लिया है तो बहुत सारा नमक घोल दोगे। उसकी एक कैपेसिटी रहती है ना, क्षमता रहेगी। तो मान लीजिए कि 10 चम्मच के बाद नमक घुल ही नहीं रहा है, तो जब नमक घुल नहीं रहा है इसका मतलब क्या समझोगे, बताइए लॉजिक क्या है, कि ये जो पानी है इसमें जो नमक की मात्रा है, ये पानी की जो क्षमता थी, जितना नमक अपने अंदर घोलना था, घुल चुका है। यानी वह क्या हो चुका है, अब यहीं पे समझ लीजिए, यानी जो पानी क्या हो चुका है, पानी जो है नमक से क्या हो चुका है, संतृप्त। लेकिन उसके पहले वो क्या था, असंतृप्त था, अनसैचुरेटेड था, ठीक है। तो घोलने के बाद क्या हुआ, एक ऐसे टेम्परेचर पे आप घोल ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो संतृप्त हो गया। तो वैसे आप क्या कीजिए, एक हवा ले लीजिए, एक विशेष तापमान की जो असंतृप्त है। अब असंतृप्त का हवा मतलब क्या है कि उसमें वेपर कम है, वाष्प कम है। अब उसका तापमान कम करते जाइए, तापमान कम करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाइए, तो क्या होगा, एक ऐसा तापमान मिलेगा जिसपे वो हवा क्या हो जाएगी, वाष्प से, वेपर से क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो जो तापमान है वो क्या कहा जाएगा, वो शांत कहा जाएगा, ठीक है। वो जो तापमान है, और इस केस में क्या रहेगा, वो जो हवा रहेगी उसमें मैक्सिमम वेपर रहेगी, क्या रहेगी, मैक्सिमम वेपर, ज्यादा से ज्यादा वाष्प रहेगी, ठीक है। तो समझ लिया आपने, मतलब असंतृप्त हवा को आपको क्या करना है, संतृप्त बनाना है, क्या करके, तापमान कम करके, ठीक है। चलिए अभी अगला देख लीजिए परिभाषा, निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है बच्चों की, इकाई आयतन की हवा में, अब इकाई आयतन मतलब समझो आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब एयर ले लिया है, कितना एयर लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसको समझिए इकाई आयतन, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम जिसको बोला जाता है। अब इस यूनिट वॉल्यूम में क्या रहेगा, इकाई आयतन की हवा में पानी के जो वाष्प, अभी इसमें पानी के जो वाष्प रहेंगे उनका जो द्रव्यमान रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, लेकिन ध्यान में रखना है कि आपको ये जो निरपेक्ष आर्द्रता है ये है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इकाई आयतन ही लेना है, यूनिट वॉल्यूम लेना है। और इस यूनिट वॉल्यूम में क्या रहेगा, जितने भी वाष्प के कण रहेंगे उसके द्रव्यमान को क्या करना है, उसके मास को आपको देखना है कितने द्रव्यमान है, और उसको ही हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन इजी है, ये भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। देखिए बढ़ते हैं आगे के लिए, आगे अगली वाली परिभाषा के लिए। देखिए अगली वाली परिभाषा क्या है बच्चों, देख लीजिए, विशिष्ट उष्माधारिता। देखिए इसका मतलब क्या है, विशिष्ट, ठीक है। तो इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का, समझो ये आपके पास एक द्रव्यमान है और इसका मास क्या है, समझ लीजिए ये 1 ग्राम का है। इकाई द्रव्यमान बोलोगे ना बच्चों तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान समझ लीजिए 1 ग्राम का है। इकाई द्रव्यमान पदार्थ का तापमान, अब इसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाना है, खाली 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दो, समझ में, एक डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ा दो। अब उसके लिए उसको कुछ ना कुछ आप दोगे, उष्मा, हीट दोगे। तो उष्मा को, जो उष्मा आप दे रहे हो उसी उष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं, क्या कहेंगे, विशिष्ट उष्माधारिता। तो आपको बात क्या ध्यान में रखना है, आपको यहाँ मुद्दे क्या ध्यान में रखना है कि आपको 1 ग्राम कोई भी द्रव्यमान है यानी इकाई द्रव्यमान वाला पदार्थ है, उसके तापमान को आप बढ़ाना कितना है, उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दीजिए, यानी उसका जो तापमान है उसमें और 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करवा दीजिए। क्या करना है उसके लिए, आपको दे देना है उसको हीट। हीट देने के बाद जितने हीट पे उसका तापमान, जितना हीट आपने दिया 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जितना हीट दिया आपने, ठीक है, उसी हीट को नोट डाउन कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा, उस पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता है, ठीक है। चलिए परिभाषा बहुत आसान थी। अब पढ़ते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा क्या होती है, ठोस का द्रव में रूपांतरण होते समय। देखिए अब ठोस जो पदार्थ है द्रव में कब रूपांतरित होगा बच्चों, सीधा सा लॉजिक है, किसी ठोस को गर्म करोगे, ठीक है,
अभी नमक को गर्म करोगे तभी नमक का धीरे धीरे पानी बनते जाएगा, किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करोगे तभी वो द्रव में बदलते जाएगा। तो ये ठोस का जब द्रव में रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान एक फिक्स टेम्परेचर पे जब आपका ठोस द्रव में बदलता है तो जितना भी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे हम लोग, गुप्त ऊष्मा। समझ में आया। तो ये सारे जो डेफिनेशन है बच्चों आपको रखना है ध्यान में, क्योंकि परीक्षा में ये सारे डेफिनेशन आपको आ सकते हैं। चलिए अभी आपके कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, जैसे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया है। और भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन पहले इनको कर लीजिए। बर्फ के पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैं आपको समझाया ही है कि अगर बर्फ पिघलेगी और आपको क्या लेना है, 1 ग्राम बर्फ लेना है। बर्फ कितना लेना है बच्चों, 1 ग्राम। अब इसको करना है, पिघलाना है। पिघलाओगे तो किसमें बदलेगा, ये द्रव में बदल जाएगा, लिक्विड। लेकिन इतना आसानी से नहीं पिघलाओगे, इसको आपको देना पड़ेगा हीट। तो हीट देने का मतलब आपको कितना हीट देना पड़ेगा, 80 कैलोरी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब समझा। तो इसका मतलब क्या, एकदम आसान है। इसका अर्थ एक है, इसका अर्थ यह है 1 ग्राम बर्फ को ले लीजिए, उसको पिघलाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगने वाली जो ऊष्मा, यानी एक बर्फ जो आप निकालोगे तो उसका तापमान तो कम ही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन आपको उसको क्या करना है, बनाना है उस पर लिक्विड में, दे दीजिए हीट। ठीक है, हीट देने के लिए आपको क्या करना है, उसको लिक्विड में बनाना है। तो जितनी भी हीट दोगे, 1 ग्राम के पीछे की बात हो रही है बच्चों, तो 1 ग्राम को हीट करने के लिए आपको लगेगी 80 कैलोरी की ऊष्मा, 80 कैलोरी की ऊष्मा लगेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए जो तापमान डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो भी ऊष्मा लगेगी वो 80 कैलोरी होगी। ठीक है, क्वथनांक किसे कहते हैं, बहुत आसान। जिस स्थिर तापमान फिक्स टेम्परेचर पे द्रव का रूपांतरण क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है, तो उस तापमान को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। कितना आसान है देखिए। अब क्वथनांक का मतलब मैंने आपको बताया है कि ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बताइए बच्चों, बताइए, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये लिक्विड के लिए होता है, द्रव के लिए होता है। अब भाई लिक्विड को गर्म करोगे तभी तो उसका गैस बनेगा। ठीक है, लिक्विड को गर्म करोगे तो उसका गैस, लेकिन कौन से एक स्थिर तापमान पे। अब देखिए, जैसे अभी वाटर हुआ, पानी हुआ, तो पानी का जो है, पानी क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव में। उसका गैसीय रूपांतरण कब होने लगता है, जब पानी को आप गर्म करते हो 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद ये टेम्परेचर फिक्स हो जाता है बच्चों। ये टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स हो जाता है। अब इसी टेम्परेचर पे धीरे धीरे पूरा पानी, यानी पूरा जो द्रव है किसमें बदल जाएगा, गैस में। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस चेंज नहीं होता है ना, इसी को बोलते हैं स्थिर तापमान, फिक्स टेम्परेचर। और ध्यान में रखिए, जब आप पानी को गर्म करोगे तो क्या डायरेक्टली आप थोड़ी ना 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाओगे। उसका तापमान कुछ रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री, उससे धीरे धीरे जाओगे ना 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद वो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, तापमान बढ़ेगा ही नहीं। तो क्या प्रोसेस होती जाएगी, द्रव का रूपांतरण गैसीय अवस्था में होते जाएगा। तो ये जो फिक्स टेम्परेचर हमें मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अभी हम आगे के भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। पानी के असंगत व्यवहार के कारण, पानी के असंगत व्यवहार के कारण चट्टाने फूटकर उसके टुकड़े हो जाते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन से संबंधित, यानी जो पानी का असंगत व्यवहार है उसका मतलब आपको मैंने बताया था। हम जानते हैं कि पानी के असंगत व्यवहार के कारण पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर क्या होता है, पानी का प्रसरण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, मैंने आपको बताया। अब इसके बाद क्या होता है, अत्यधिक शीत प्रधान क्षेत्रों में कई बार क्या होता है, वायुमंडलीय तापमान। अब जो ठंडी वाले प्रदेश होते हैं, ठीक है, उसमें जो तापमान होता है कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, अगर चट्टाने रहेंगी, उसके अंदर अगर पानी रहेगा, देखिए पानी रहेगा, पानी संचित तो होगा ही चट्टानों में। तो अत्यधिक ठंडी वाले प्रदेशों में क्या होता है, चट्टानों में पानी संचित होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के कारण वो बन जाता है, पानी बर्फ के रूप में बदल जाता है। तथा तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण उसका क्या होता है, प्रसरण होना शुरू हो जाता है। इसलिए चट्टानों के टुकड़े क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो जब पानी का प्रसरण होगा, पहले तो पानी बर्फ में बदल रहा है, ठीक है, और तापमान कम होने के कारण, और बाद में क्या है, पानी के असंगत व्यवहार के कारण उसका प्रसरण होता है, फैलता है। ठीक है, उसका आयतन फैलता है। तो आयतन फैलने की वजह से क्या होगा, आयतन बढ़ने की वजह से क्या होगा, चट्टाने के क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं।
ठीक है। तो इसमें भी कौन सा लॉजिक यूज किया गया है, पानी का असंगत व्यवहार। कौन सा लॉजिक किया उपयोग किया गया, पानी का असंगत व्यवहार। ठीक है, तो समझ में आया आपको, अच्छी तरह समझ में आया कि टुकड़े क्यों हो जाते हैं, टुकड़े क्यों हो जाते हैं, उसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। उसका आंसर यही है कि पानी का जो ताप, जो संचित पानी रहता है अत्यधिक ठंडी वाले जो प्रदेशों में क्या होता है, अत्यधिक ठंडी वाले प्रदेशों में ये जो आपकी चट्टानें रहती है उनके अंदर पानी रहता है, और पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के कारण पानी बन जाता है बर्फ में। ठीक है, तथा तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण क्या होता है, उसका प्रसरण होना शुरू हो जाता है, इसलिए चट्टानों के क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अभी ये जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको परिच्छेद वाचन करना रहेगा और उसके आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आप बता सकते हो। देखिए क्या सिंपल है, जरा वो देख ले, पहले पढ़ के लेते हैं, हम लोग समझ के लेते हैं। देखिए, गर्म और ठंडी वस्तु को एक साथ रखने पे गर्म वस्तु का तापमान कम होता है और ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ता है। ठीक है, समझने वाली बात है। दोनों वस्तुओं का तापमान समान होने तक यह क्रिया निरंतर होती रहती है। तो आप जब भी गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में लाओगे तो गर्म वस्तु का तापमान कम होने लगता है। इस क्रिया में गर्म वस्तु उष्मा खोती है और ठंडी वस्तु उष्मा ग्रहण करती है, बरोबर है। परंतु अगर इन दोनों वस्तुओं को आप कहीं दूसरी जगह रखिए, कोई एक प्रणाली में रखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में रखिए। समझ में, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, जो वायुमंडल के संपर्क में नहीं। अगर हमने दो वस्तु, समझिए पहली वस्तु है और ये दो वस्तु, अब इसमें क्या होगा, इनका वायुमंडल से कोई भी संपर्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये कौन से सिस्टम में है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल जैसे थर्मस फ्लास्क होता है। थर्मस फ्लास्क के अंदर चाय रहती है, तो वो जो थर्मस फ्लास्क के बाहर का जो एटमोस्फियर है उनसे वो उष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है। तो अभी ये दोनों जो सिस्टम है, समझो ये है और बी है, सिर्फ इनमें आपस में ही क्या होगा, मतलब गर्म वस्तु से उष्मा ठंडी वस्तु की तरफ जाएगी, और बाद में जब दोनों का तापमान स्थिर हो जाएगा तो कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। और जो वायुमंडलीय तापमान है उनसे भी उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम में, एक अलग प्रकार के सिस्टम में है। ठीक है, प्रणाली में है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आगे, नहीं प्रणाली में से उष्मा अंदर भी नहीं आएगी और बाहर भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें निम्नलिखित सिद्धांत प्राप्त होता है। कौन सा सिद्धांत प्राप्त होता है, गर्म वस्तु द्वारा खोई गई उष्मा, ठीक है, बराबर क्या आता है, ठंडी वस्तु द्वारा ली गई उष्मा। इस सिद्धांत को उष्मा विनिमय का सिद्धांत कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो आखिरी दो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आखिरी जो दो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले तो आपको इसका मतलब समझ लेना है, फिर आपको क्या करना है, समझने के बाद ये जो चीजें हैं ये आपको समझने के बाद आपको इसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए, क्या है, एग्जाम में आता है। देखिए क्या लिखा है, उष्मा का हस्तांतरण कहाँ से कहाँ तक होता है। पहला प्रश्न कितना इजी है, देखिए उष्मा कहाँ से जो उष्मा जो है उसका हस्तांतरण कहाँ से कहाँ है। तो देख लीजिए, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर हो रहा है, या तो इसके दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर हो रहा है। ठीक है, यानी गर्म वस्तु तापमान खो रही है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें उष्मा के कौन से सिद्धांत का बोध होता है, तो लिखा तो है, कौन सा सिद्धांत है, उष्मा विनिमय का सिद्धांत। अब उष्मा विनिमय का सिद्धांत क्या है, यहाँ देखे होंगे आपने, आपको मैंने बताया था कि जो उष्मा विनिमय का सिद्धांत होता है बहुत आसान है। ठीक है, क्या है बताइए, गर्म वस्तु द्वारा खोई गई उष्मा बराबर होता है ठंडी वस्तु द्वारा ली गई उष्मा। ये उष्मा विनिमय का क्या होता है बच्चों, सिद्धांत होता है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ, और भी क्वेश्चन है। अभी दूसरा क्वेश्चन हमने कवर किया, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण दीजिए। इस सिद्धांत को संक्षिप्त में स्पष्ट करो। आसान तो है बच्चों, सिद्धांत का मतलब क्या है, देखिए क्या लिखा है, बहुत ही आसान है, देख लीजिए, आपको आंसर मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। देखिए इस सिद्धांत का मतलब क्या है, यदि किसी गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के समीप लाया जाए, ठीक है, संपर्क में लाया जाए, तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई उष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई उष्मा के बराबर होती है। एकदम सिंपल है। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा है, इस सिद्धांत का उपयोग पदार्थ के किस गुण धर्म के मापन के लिए किया जाता है। तो बच्चों इस सिद्धांत का उपयोग विशिष्ट उष्माधारिता मापन के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो परिच्छेद दिया गया था, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे बच्चों, ये क्वेश्चन परिच्छेद पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो बच्चों आपको जो मैंने जानकारी दी, आज का जो चैप्टर था वो था हीट यानी उष्मा। ठीक है,
इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं बोर्ड की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन की श्रृंखला मैंने आपको दिखाई और जहां पे जरूरत लगा वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो बच्चों एक बार फिर से मैं कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसमें कुछ भी डाउट होगा, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से कहूंगा कि अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कई सारी जानकारी इस चैनल पे आती रहती है। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन मिलने का मतलब है कि आपको मैसेज मिलेगा, कोई भी वीडियो अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस जानकारी को जल्दी पढ़ सकते हो। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये एक बार वीडियो देखने में जानकारी नहीं समझ में आई होगी तो आप जरूर इसको दोबारा देखिए, ताकि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की जो जानकारी है, आज का जो सेशन है बच्चों, यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे विदा लेते हैं। आगे की जानकारी के लिए फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।